नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैराथन कंपटीशन क्लासेस पर। आज हम लोग मिक्स क्वेश्चन की 5वीं सीरीज के साथ में डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अब तक हम लोगों ने 4 सेट लगा चुके हैं और उन चारों सेटों को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो एक बार आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट में किन क्वेश्चनों को रखा गया है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग आज के पहले प्रश्न की ओर। क्या है, कह रहा एक वस्तु को 4125 रुपए में बेचने पर ए को 10% का लाभ होता है। 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना होगा। तो देखो 18% का लाभ होता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन देखो आया हुआ है, किसमें आया है, आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 में 2022 में पूछा जा चुका है। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर किसी वस्तु को बेचने पर लाभ होता है या हानि होती है, ठीक है, लाभ होता है या हानि होती है तो वह 100 में जोड़कर या 100 में से घटाकर होती है। हम लोग क्रय मूल्य हमेशा 100% मान लेते हैं, तो इसी के आधार पर हम लोग इस क्वेश्चन को बना लेंगे। हमें क्या दिया गया, कह रहा एक वस्तु को जब 4125 रुपए में बेचा जाता है तो उस पर 10% का लाभ होता है। तो ये जो 4125 है ये 10% लाभ का मूल्य है। तो आप मान लेंगे कि वस्तु का मूल्य मैंने मान लिया 100 है, और अगर वह 10% के लाभ पर बेची गई है तो 10% के लाभ पर इसका मूल्य कितना रहा होगा, 110% रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है ये किसके बराबर है, क्वेश्चन में कह रहा है यह 4125 के बराबर है। कह रहा है कि 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा। तो 18% का लाभ है, इसका मतलब 100 पर 18 ज्यादा हमें करना है, तो ये हो जाएगा कितना, 118। हमें 110% बराबर दिया गया है, 118% बराबर निकालना है। तो जिस परसेंट के बराबर दिया होता है, ठीक है, उससे क्या करते हैं, उससे करते हैं भाग, और जो निकालना होता है उससे क्या करते हैं, तो आप बताएंगे उससे करते हैं गुणा। यानी कि मुझे 118% बराबर निकालना है तो 118 से करना रहेगा गुणा। ठीक है, तो 110 का इसमें भाग दे दो। देखो हमें अगर 110 का भाग देना और 110 का हमें पढ़ा नहीं आता है तो हम लोग इसे 11 इंटू 10 लिख सकते हैं ना भाई, तभी तो 110 बनेगा। तो मैंने कहा केवल 11 से भाग दे लेते हैं, तो 11 से मैंने भाग दिया, ये कितनी बार चला गया, तो आप बताएंगे चला गया 11 तिया 33, बचा कितना, तो आप बताएंगे 7 इधर 1 इधर, यानी कि बच गया 8, हो गया 82। फिर 11 सत्ते 77, बचा कितना, बचा कितना 5, हो गया 55। तो 11 पंजे 55, डिवाइड बाई 10 था तो एक अंक बाद आ जाएगा दशमलव, यानी कि आ गया आपका 37.5। 37.5 इंटू 118 करिएगा तो देखिएगा जाके कितना बनेगा। तो ये आप गुणा करके देख लीजिएगा भाई, है ना, तो कितना बन रहा है, तो आप बताएंगे ये लगभग लगभग बन जाएगा 4425 के आसपास में। तो बी हो गया आपका राइट आंसर। क्या इसी क्वेश्चन को किसी और तरीके से बना सकते हैं, तो आप बताएंगे हाँ, इसके लिए एक और हम तरीका अपना सकते हैं। देखो सारे क्वेश्चंस पर हो सकता है हम लोग इसे ना अपनाएं, ठीक है, सारे क्वेश्चंस पर हो सकता है हम लोग इसे ना अपनाएं, लेकिन तरीके हम लोगों को सीख लेने हैं। कि कभी कभी क्या होता है, ज्यादा तरीके होने से हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। तो इसी प्रश्न को हम लोग एक और तरीके से कर सकते हैं। आप लोग वीडियो को रोक कर इस तरीके को पहले लिख लीजिएगा, फिर हम लोग सेकंड वाला तरीका सीखते हैं। सेकंड तरीका क्या है, फ्रैक्शन मेथड। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि वस्तु को 4125 रुपए में बेचने पर एक को 10% का लाभ हुआ, तो मैंने 10% निकाला। 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन तो अब आप लोगों को आ ही गया होगा, 1/10। इसका मतलब अगर कोई वस्तु 10 की है ना, 10 की है तो वो 10% के लाभ पर कितने में बिक रही होगी, तो आप बताएंगे 11 में बिक रही होगी। ठीक है, फिर कहता है कि फिर वही वस्तु बेची गई है 18% के लाभ पर, तो 18% का भी फ्रैक्शन बना लो। तो 18% का फ्रैक्शन क्या होगा, तो आप बताएंगे होगा 18/100। हल करेंगे तो ये आ जाएगा 9/50, यानी कि वस्तु रही होगी 50 की और बिक कितने की रही होगी, बिक रही होगी 9 के लाभ पर 59 पर। ठीक है, तो कह रहा अगर 10 की है तो 10% लाभ पर 11 की बिकेगी। ठीक है, 18% लाभ पर अगर बेचते हैं तो वस्तु 50 की होगी लेकिन बिकेगी 59 में। लेकिन वस्तु तो एक ही है, तो वस्तु एक ही है तो इसका मतलब ये हो गया कि 10% लाभ और 18% लाभ का विक्रय मूल्य तो अलग अलग हो सकता है, लेकिन वस्तु का क्रय मूल्य तो समान ही रहा होगा। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, समान होगा। तो हम क्रय मूल्य को बराबर कर लेते हैं। अगर हम क्रय मूल्य को बराबर करें तो देखो ये 10 है और ये 50 है, तो इसे भी हमें 50 ही बनाना होगा। और 50 बनाएंगे तो 5 का गुणा इधर होगा, 5 का इधर होगा, यानी कि पहले वाला जो विक्रय मूल्य है वो है 55 और जो बाद वाला विक्रय मूल्य है वो है 59। ठीक है,
तो आप बता देंगे इसका मतलब जो 55 है वो बराबर है कितने के, वो बराबर है आपका, हाँ 4125 के आपको निकालना है, तो 59 बराबर कितने के होगा। ठीक है, इसका इसमें भाग दे दो, इसका इसमें भाग दे दो, देखो कितनी बार चला जाएगा, तो आपने लिखा हुआ है ये। ठीक है, और भाग देना है आपको 55 से, तो देखो ये संख्या भी 5 से कट रही है, ये भी, तो मैं पहले काट के इसे छोटा कर लेता हूँ। तो ये संख्या 5 से मैंने काट दी, 11 बार कट गई, ये मैंने 5 से काट दी, तो 5 अट्ठे 40 है ना, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। अब मैंने इसे काट दिया कितने से, मैंने कहा इसे 11 से काट देता हूँ, तो 11 से काटेंगे, 11 सत्ते 77, बचा कितना, बचा 5, 11 पंजे 55, यानी कि 75 बार में, यानी कि ये संख्या कितनी हो गई, 75 हो गई। तो इसका मतलब एक अंक बराबर है 75 के, तो 59 बराबर कितने का होगा, 75 के इसमें गुणा कर लो, पहले केवल इकाई का अंक निकालो, तो 9 पंजे 45, यानी कि इकाई का अंक क्या आएगा, 5 आएगा, और इकाई का अंक 5 सिर्फ एक ही में है, किसमें, बी में, तो यही क्या हो गया आंसर, आपको पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। तो एक तरीका ये भी है, ठीक है, एक तरीका ये भी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है आपका, कह रहा है 1,20,000 रुपए में एक कार बेचने पर डेविड को 20% लाभ प्राप्त होता है, यदि वह उसे 30% लाभ पर बेचता तो कार का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो समझिएगा 20% लाभ का है, तो चाहे फ्रैक्शन मेथड से बना लो चाहे 100 वाले मेथड से बना लो, तो मैं 100 वाले से बना देता हूँ कि अगर कोई वस्तु 100 की है और 20% के लाभ पर बेची गई होगी तो कितने में बिकेगी, तो आप बताएंगे 120% में बिकेगी, 120% मतलब 1,20,000। ठीक है, कहता है यदि इसी वस्तु को 30% के लाभ पर बेचा जाता तो यह वस्तु कितने की बिकती, तो 30% का मतलब क्या हो गया, 130%, 30% लाभ पर, तो आपको 120% बराबर दिया है कितना, 1,20,000, तो आपको बताना है कि तब और ये बराबर किसके था, 120% के, तो 120 से लग जाएगा भाग, और जो निकालना होता है यानी कि 130 बराबर निकालना है, तो 130 से हो जाएगा गुणा, इससे ये कट गया आपका कितने बार में, 1000 बार में, 1000 का इसमें गुणा हो गया, तो कितना आ गया, 1,30,000, यानी कि राइट आंसर क्या होगा, 1,30,000, यानी कि बी। ठीक है, अगर लाभ है तो 100 में जोड़कर विक्रय मूल्य बनेगा, और अगर हानि होगी तो 100 में से घटाकर। ठीक, चलिए तो ये था आपका प्रश्न नंबर 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज गणना वार्षिक तौर पर होती है, दर पर एक धनराशि 2 वर्षों में 1600 हो जाती है और 3 वर्षों में 1700 हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो 2 वर्षों में कितनी हुई है, तो आप बताएंगे, और ये राशि हुई है, राशि का मतलब ये क्या दिया है, ये दिया गया मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि आपको मिश्र धन दिया है, तो 2 वर्ष बाद का अगर हम मिश्र धन देखें तो कितना है, तो आप बताएंगे 1600 है, और 3 वर्ष बाद का मिश्र धन कितना है, तो कह रहा है 3 वर्ष बाद का जो मिश्र धन है वो 1700 है। ठीक है, अच्छा ब्याज कैसा है, तो आप बताएंगे ब्याज है चक्रवृद्धि, तो चक्रवृद्धि में ब्याज कैसे लगता है, तो आप बताएंगे पिछले साल के मिश्र धन पर लगता है, यानी कि यहाँ जो ब्याज बना होगा वो बना होगा 100 रुपया, क्योंकि 1600 से बढ़ के ये 1700 हो गया है, और ये 100 रुपया ब्याज कितने पर लगा होगा, पिछले साल के मिश्र धन पर, यानी कि 1600 पर इंटू क्या हो जाएगा 100। इसी को हल कर लो, इसी को क्या करना है, हल कर लो, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गए, कैंसिल। ठीक है, आप चाहें तो इसे और छोटा कर सकते हैं, इसे काट दीजिएगा 4 से, ये कट गया 4 बार में, और 4 से इसे काट देंगे तो 25 बार में, तो कुल मिला के कितना आ जाएगा, 4 चंग 24 बचा 1, जिसमें 4 से भाग देना बाकी है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, 6 सही 1/4%, या इसी को लिखा गया होगा 6.25%। तो देखो अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें बताना पड़ेगा, तो ऑप्शन में तो पॉइंट में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 6.25, डी आंसर क्या है, राइट ऑप्शन है। ठीक है, देखो एक बात समझिएगा, अगर 1 वर्ष का अंतर है, वो चाहे 4 या 5 का हो, 5 या 6 का हो, तो चक्रवृद्धि ब्याज में सीधा सा होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में हमेशा जो ब्याज है वो पिछले साल के मिश्र धन पर लगता है, तो जितना परसेंट बनेगा वही ब्याज की वार्षिक दर हो जाएगी। लेकिन कहता है एक बार दिया होता 2 साल का, एक बार दिया होता 4 साल का, मतलब बीच में गैप होता 2 साल का, तो हम क्या करेंगे, दोनों मिश्र धन पर रूट लगा देंगे, और 3 साल का अंतर होगा तो क्यू रूट लगा देंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है भाई हमारा, तो प्रश्न नंबर 4 कह रहा किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर 73 शेष बचता है, उसी संख्या को 35 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा, कितना बचेगा। तो एक बात समझिएगा, भाग के नियम में जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं, भाजक, और जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं, भाज्य।
तो आप बताएंगे जो पहला भाजक है, पहली संख्या जिससे भाग दिया जा रहा है वो कितनी है, 280 है। पहला भाजक है 280, तब 73 शेष बचा है। कह रहा उसी संख्या में दोबारा से भाग दिया जा रहा है, किससे, कह रहा 35 से। बताओ तो कितना शेष बचेगा। तो जो भाजक होता है, जो पहला भाजक और जो दूसरा भाजक है, आपको ये चेक करना रहेगा कि जो दूसरा भाजक है वो हमेशा पहले भाजक का एक फैक्टर होना चाहिए। अगर फैक्टर नहीं है तो हमें एक काल्पनिक संख्या माननी पड़ेगी, और अगर फैक्टर है तो आप बताएंगे अगर किसी संख्या, अगर कोई संख्या अगर किसी संख्या से विभाजित है तो उसके वो सभी फैक्टरों से भी विभाजित होगी। इसका मतलब अगर 280 से भाग देने पर 73 शेष बचता है तो 35 से भी भाग देने पर उस अवस्था तक 73 ही शेष बचा होगा। लेकिन क्योंकि 73 35 से ज्यादा है, इसलिए हम इसमें दोबारा से 35 से भाग दे देंगे। तो 35 दूनी हो गया 70, रिमाइंडर कितना बचा, आप बताएंगे 3 रिमाइंडर बच जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, 3। लेकिन ये नियम तभी लगेगा, ये बात याद रखना, जो पहला भाजक है वो बाद वाले भाजक का मल्टीपल होना चाहिए, या बोल सकते हैं जो बाद वाला भाजक है वो पहले वाले भाजक का कोई एक फैक्टर होना चाहिए, तभी ये नियम लागू होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है भाई, तो कह रहा है यदि किसी संख्या का 3/4 उसके 1/3 से 50 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको एक संख्या मान लेनी है, क्या मान लेनी है, x। मैंने कहा एक संख्या x है और संख्या का कितना है, कह रहा 3/4, तो संख्या का 3/4 मैंने निकाल दिया। कह रहा संख्या के 1/3 से, तो संख्या का 1/3 होना 1/3 कितना अधिक है, कह रहा 50 अधिक है, तो इनका डिफरेंस 50 के बराबर होना चाहिए। बस इसी को सॉल्व कर लो, तो ये हो गया 3x/4, ठीक है, माइनस x/3 बराबर 50। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, देखो भिन्नों का जोड़ और घटाना तभी संभव है जब उनके हर समान हो। तो इनका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम ले लिया मैंने कितना, 12, तो ये गुणा हो गया 3 यहाँ 9x माइनस 4x, ठीक है, बटे 12 बराबर 50। आप इसे लिख सकते थे कितना, लिख सकते थे, देखो 5x में से 4x चला गया, सॉरी 9x में से 4x चला गया, बचा कितना 5x बराबर 50 इंटू 12, 12 का पक्षांतर होगा तो गुणे में चला जाएगा, 5 से ये कट गया आपका 10 बार में, 10 का 20 में गुणा हुआ, तो राइट आंसर क्या बना 120, यानी कि वो संख्या क्या होगी, 120 होगी। ठीक, चलिए तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला क्या है, कह रहा दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 6 और 36 हैं। यदि उनमें से एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपको लासा मासा और संख्याओं में संबंध पता हो। लासा मासा और संख्याओं में क्या संबंध होता है, तो लासा मासा और संख्याओं में संबंध होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या बराबर होता है लासा, ना लासा पा बोल सकते हैं हम लोग, लासा से ही काम चला लेते हैं, लासा इंटू मासा यानी कि मासा पा, ठीक है। अच्छा, इस वाली चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसे कहा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, इसी को हम और क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं संख्याओं का गुणनफल। क्या लिख सकते हैं, संख्याओं का गुणनफल। बात एक ही है, संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा इंटू मासा, ठीक है, यानी कि HCF इंटू LCM। बस, तो अब देखो संख्याएं कौन कौन सी दी गई हैं, कह रहा है कि उनका लासा और मासा दिया गया है भाई, कितना है, कह रहा 6 और 36 है, 6 और 36 है। फिर कह रहा उनमें से एक संख्या क्या है, मैंने कहा चलिए पहली वाली दी गई है, मान लेते हैं एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या क्या है, मैंने कहा दूसरी x, बस x का वैल्यू निकाल लो, तो 12 से ये कट गया कितने बार में, 12 3 36, x बराबर कितना आ गया 18, बस यही क्या हो गया राइट आंसर, ठीक है। तो इसके लिए मेन चीज क्या थी, मेन चीज थी संख्याओं और लासा मासा में क्या संबंध होता है। अगर आपको ये पता है तो आंसर बहुत आराम से बन जाएगा, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था, इसका मतलब आप रेलवे में जॉब लेने के योग्य हैं, ठीक है। रेलवे में अभी एक वैकेंसी आई हुई है ग्रुप डी, है ना, जो लोग एलिजिबल हैं सारे लोग डालिएगा, बढ़िया वैकेंसी है। बढ़िया क्या है, मेन चीज है नौकरी, नौकरी बढ़िया होती है ना, तो नौकरी आपको एक पकड़ लेनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है, तो अगला प्रश्न है कि 7 आवर्स में
0.869 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। प्रति घंटे वर्षा की औसत मात्रा कितनी थी? आपको लग रहा होगा बहुत आज सरल क्वेश्चन लाए गए हैं ना, लेकिन बात सरल और कठिन की नहीं है। बात किस बात की है कि ये प्रश्न परीक्षा में पूछे गए। ठीक है, सारे के सारे क्या है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए हैं। तो भाई जब पूछे यही गए हैं तो लाए भी तो यही जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो आपसे कहा गया 7 घंटे में कितनी वर्षा हुई है, 0.869। तो पूछा औसत वर्षा क्या है, औसत वर्षा कितनी होगी, तो औसत क्या हो जाएगा, तो औसत हो जाएगा कुल वर्षा बटे कुल समय। कुल समय कितना है, 7 घंटे। बस 7 का इसमें भाग दे दो। तो पहले गया 7 एकम 7, बचा कितना, 1 हो गया 19, 7 दूनी 14, बचा कितना 5 हो गया 56, 7 अट्ठे 56, यानी कि 0.128 ऑप्शन में है क्या, 0.128 है बिल्कुल। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए, आसान है। हाँ, वैसे भी पढ़ाई बहुत आसान चीज है ना, बस आप कर पाए। लिखिएगा क्या है अगला क्वेश्चन। कह रहा संख्या 96 1 में 9 के स्थानीय मान का योग ज्ञात कीजिए। देखो स्थानीय मान होता क्या है, जो संख्याएं होती हैं, जैसे मान लो संख्या है आपकी 96 96 1, इसमें प्रत्येक संख्या दो प्रकार के मान रिप्रेजेंट करती है, दो प्रकार के मानों को दर्शाती है। एक को बोला जाता है प्लेस वैल्यू और एक को बोला जाता है फेस वैल्यू। जो फेस वैल्यू होती है, फेस वैल्यू को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अंकीय मान। फेस वैल्यू को क्या बोला जाएगा, फेस वैल्यू को बोला जाएगा अंकीय मान। अंकीय मान अंक चाहे संख्या में कहीं भी प्रयुक्त हो, ये हमेशा कांस्टेंट होता है, समान रहता है। ठीक है, जबकि जो प्लेस वैल्यू है ना, प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान, ठीक है, यानी कि स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है कि कोई अंक किस स्थान पर प्रयुक्त हुआ है उसके आधार पर उसका मान बदलता रहता है। ठीक है, जैसे मान लो ये पूछ रहा है कि 9 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात कीजिए। जैसे ये वाला 9 है, ये किस स्थान पर आया है, तो आप बताएंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर आया है। या तो ऐसे निकाले या फिर हम ऐसे निकालें 9 और इसके बाद में ये सैकड़ा के स्थान पर आया है तो इनटू क्या हो जाएगा 100। या बोल सकते हैं जितने बाद में अंक होते हैं उतने ही हम इस पर 0 बढ़ा देते हैं। ऐसे ये वाला ये कहाँ पर आया है, तो आप बताएंगे इसके बाद में 4 अंक हैं, तो 4 अंक है तो कितना बन जाएगा 90,000। 90,000 प्लस 900 कितना हो गया 90,900। तो 90,900 क्या हो गया राइट आंसर, 90,900 राइट आंसर, यानी कि कौन सा रहा डी। कुछ बात समझ में आया। हाँ, अभी तो इसने स्थानीय मान दिया था, ये ऐसे भी पूछ सकता था कि 9 का स्थानीय मान और अंकीय मान, ठीक है, लेकिन तब 9 एक ही बार प्रयोग हुआ होता। ठीक है, पूछ लेता का योग क्या है, का अंतर क्या है। तो स्थानीय मान बदलता रहता है, अंकीय मान हमेशा समान रहता है, अंक चाहे संख्या में कहीं भी प्रयुक्त किया गया हो। ठीक, चलिए, तो क्वेश्चन निपटा लिए हम लोगों ने 8। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है, क्या निम्नलिखित में से कौन सा संख्या युग्म सह अभाज्य संख्या है को प्राइम नंबर। हमसे क्या पूछ रहा है, सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं, सह अभाज्य संख्या क्या होती है, तो बताएंगे जिनका मासा 1 हो, जिनका मासा क्या हो 1 हो, मासा क्या हो 1। और मासा क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित करे, यानी कि जो सबसे बड़ी संख्या इन संख्याओं को विभाजित कर सकती है वो कितनी होनी चाहिए 1। तो जहां पर ये बात फिट हो जाएगी वही हमारा आंसर। तो ये बताओ 39 और 65 में इसका मासा कितना रहेगा, तो आप बताएंगे 13 हो जाएगा, क्योंकि 13 तिया 39, 13 पंजे 65, तो इनका तो मासा 13 रहा, तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। क्या 14 और 21 में होगा, तो आप बताएंगे नहीं, ये 7 से कट जा रहा है, इसका मतलब इसका मासा क्या रहा 7। आप बताएंगे 6 और 35 में बताइएगा, 6 और 35 में कोई ऐसी संख्या नहीं जो 6 को भी काटती है और 35 को भी काटती है, तो इसका कितना रहा 1 रहा। अच्छा, आपसे पूछा जाए 9 और 12 का कितना है, तो कितना हो जाएगा 30। तो को प्राइम कौन सा रहा, आप बताएंगे जिसका मासा क्या है 1 है। तो यही हो गया आपका राइट आंसर। ठीक, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है अगर तो क्लास को लाइक भी करिएगा। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। ठीक है, क्लास को लाइक भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, अपने दोस्तों में चैनल को फॉरवर्ड भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, तो कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य प्राकृतिक संख्या का मासापा ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें तो दो कॉन्सेप्ट आ गए। कौन से दो कॉन्सेप्ट आ गए, एक तो आपको सबसे छोटी अभाज्य संख्या पता हो और फिर क्या पता हो सबसे छोटी भाज्य प्राकृतिक संख्या।
तो सबसे छोटी अभाज्य प्राकृतिक संख्या क्या है? तो देखो भाज्य और अभाज्य के लिए परिभाषाएं क्या है समझिएगा। भाज्य और अभाज्य के लिए परिभाषाएं क्या है? तो अभाज्य संख्याएं ऐसी होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं। तो आप बताएंगे अभाज्य। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो आप बताएंगे ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल दो फैक्टर हो। केवल और केवल क्या हो? दो फैक्टर हो, मतलब ना तो दो से ज्यादा और ना ही दो से कम। केवल और केवल क्या हो? दो फैक्टर हो। ठीक है, फैक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो बताएंगे गुणनखंड। गुणनखंड। ठीक है, और भाज्य संख्याएं क्या होती है? तो आप बताएंगे भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो बताएंगे ऐसी संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो, दो से अधिक फैक्टर हो, दो से अधिक फैक्टर हो। तो अब आपको बताना है, फैक्टर हो, फैक्टर मतलब वही गुणनखंड। तो अब आपको बताना है, क्या बताना है? अब आपको बताना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। ठीक है, तो एक बात और समझिएगा, जो भाज्य और अभाज्य संख्याओं का विभाजन होता है वो केवल नेचुरल नंबर्स पर होता है, प्राकृतिक संख्याओं पर होता है। और प्राकृतिक संख्याएं कहां से कहां तक की होती हैं? तो आप बताएंगे +1 से लेके इन्फिनाइट प्लस तक। ठीक है, लेकिन रहेंगी कैसे? प्लस में। और इसमें जीरो भी शामिल नहीं होता है, इसमें जीरो भी शामिल नहीं होता है। तो हम लोग एक से ही शुरुआत कर लेते हैं। क्या बताइएगा? एक भाज्य है, अभाज्य है। तो आप एक के फैक्टर निकालो, एक के फैक्टर क्या होंगे? एक ही होगा। तो अब इसमें एक फैक्टर के लिए तो कुछ कहा ही नहीं गया, इसने कहा कि अभाज्य होने के लिए केवल दो फैक्टर हों और भाज्य होने के लिए दो से ज्यादा, जबकि एक का फैक्टर कितना है? एक ही। तो इसका मतलब एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ये ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, तो एक के लिए क्या आ गया? ये ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य। अब हम दो चेक कर लेते हैं, तो दो के कितने फैक्टर होंगे? फैक्टर मतलब कोई संख्या जितनी संख्याओं से विभाजित होती है वह दी गई संख्या के फैक्टर कहलाते हैं। तो इसके कितने फैक्टर होंगे? एक तो एक होगा और एक दो होगा। तो कितने फैक्टर बने? केवल दो। इसका मतलब सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? दो है। और दो अकेली ऐसी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? दो है। और दो अकेली ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है। बाकी सभी सम संख्याएं क्या होंगी? भाज्य होंगी। अगर हम तीन को चेक करें तो तीन के कितने होंगे? एक और तीन। अगर हम चार को चेक करें तो चार के कितने होंगे? एक होगा, दो होगा और चार होगा। यानी कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? तो आप बताएंगे चार। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो आप बताएंगे दो। इनका आपसे पूछा गया है कि बताइएगा इनका मासापा क्या होगा। तो दो और चार को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो आप बताएंगे दो ही होगी। देखो दो से दो भी कट जा रहा है और दो से चार भी। इसके अलावा दो से कोई और बड़ी संख्या है जो दो और चार दोनों को काट दे? नहीं। तो इन दोनों का मासा क्या होगा? दो होगा। यही हो गया आपका आंसर। तो राइट आंसर क्या बना? सी। राइट आंसर क्या बना? सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर भाई। अगला प्रश्न क्या है? तो कह रहा है फरहान को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 60% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। उसने 60 अंक प्राप्त किए और 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब 60 अंक उसने प्राप्त किए हैं और 60 से ही फेल हो गया। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। एक बात समझिएगा, एक लड़का जो 60 अंक, एक लड़का जो क्या किया है, कह रहा है 60 अंक पाया है। एक लड़का जो 60 अंक पा लिया है, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? ठीक है, 60 अंक पा लिया, 60 अंकों से ही फेल हो गया। तो इसका मतलब पास होने के लिए उसे 60 अंक और चाहिए थे। यानी कि पास होने के लिए उसे कुल कितने अंक चाहिए थे? 60 पाकर 60 से फेल था। इसका मतलब पास होने के लिए उसे अंक चाहिए थे 120। यही तो बात बनी। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि पास होने के लिए उसे कितने अंक प्राप्त करने थे? 60%। तो इसका मतलब ये 60% बराबर होगा किसके? 120 के। आपसे पूछा क्या जा रहा है? पूछ रहा परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा। तो पूर्णांक तो हमेशा 100% होता है। तो इसका मतलब 60% बराबर 120 है, और जिसके बराबर दिया होता है उससे करते हैं भाग, जो निकालते हैं उससे करते हैं गुणा। तो 60% बराबर दिया है, 100% बराबर निकालना है। तो 20 तो 60 से 120 में भाग दे दिया। आ गया कितना? आ गया आपका 2। आ गया आपका कितना? 2। ठीक है, इसे सही कर देते हैं। आपका था कितना? आपका था 120/60। तो 60 से ये कट गया कितने बार में? 2 बार में। 2 का 100 में गुणा हुआ, आंसर क्या बन गया? 200। तो राइट आंसर क्या होगा? 200, यानी कि आरआरबी एनटीपीसी 2021। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला क्या है, किसी संख्या का 1/6वां भाग उसके 1/9वें भाग से 100 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो सेम एक क्वेश्चन हम लोग ऐसा पहले भी कर चुके हैं। हमें क्या करना है, एक संख्या मान लेनी है। संख्या मैंने कितनी मान ली, संख्या मैंने मान ली x, इसका 1/6वां भाग इसी संख्या के 1/9वें भाग से बड़ा है। कितना बड़ा है, 100। तो इनका डिफरेंस होना चाहिए था 100 के बराबर। बस इसी को हल कर लो। तो ये आ गया x/6 माइनस x/9 बराबर कितना रहा, 100। इनका आपको क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम बन गया 18। 18 बनाने के लिए यहाँ 3 से गुणा, तो 3x माइनस यहाँ 2 से गुणा, तो हो गया 2x बटे कितना रहा, बटे रहा 18 बराबर हो गया 100। तो इसलिए x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 100 इंटू 18 यानी कि 1800। तो राइट आंसर क्या रहा, 1800 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ऐसी अपेक्षा है हमारी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है, कह रहा है रीना और जया एक साथ किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिनों में कर सकते हैं भाई, 6 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, पूरा कर सकते हैं। और जया अकेले इसे 8 दिन में पूरा कर सकती है। रीना अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकती है। तो समझिएगा, कोई व्यक्ति किसी भी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये किस पर निर्भर करेगा, ये निर्भर करेगा कि काम की मात्रा कितनी है और काम करने वाले जो पार्टिसिपेंट है उनकी क्षमता कितनी है। तो हमें कुल काम और पार्टिसिपेंटों की क्षमता बना लेनी है। तो 2 लोग हैं, कौन कौन, 2 लोग हैं भाई, कौन कौन थे, ये हैं देखो, कौन कौन है, एक है रीना, एक है रीना और जया। रीना और जया जब दोनों मिलकर करती हैं कोई काम, तो इन्हें कितना समय लगता है, तो इन्हें लगते हैं 6 दिन। कह रहा इसी काम को अगर अकेले कौन करे, अकेले करे जया, तो कितने दिन लगते हैं, 8 दिन। ठीक है, तो कोई ऐसा काम ढूंढो जो ये दोनों लोग मिलके करें तो 6 दिन लगे, और अगर जया अकेले करे तो 8 दिन लगे। ऐसे काम की मात्रा क्या होगी, तो दोनों का एलसीएम कितना बना, तो आपने कहा 24 बन गया। कितना बन गया, 24। अगर 24 मिनट काम है, दोनों मिलकर 6 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, 6 चौको 24। और आप बताएंगे अगर जया ने अकेले 8 दिन में किया है, तो जया ने एक दिन में कितना किया होगा, 8 तिया 24। अब एक बात समझो, अगर दोनों मिलके काम करते हैं तो काम होता है 4 यूनिट, जबकि अगर जया अकेले करे तो काम कितना होता है, तो काम होता है 3 यूनिट। तो ये 1 यूनिट कम क्यों कर पा रही है, इसका मतलब 1 यूनिट काम कौन करता होगा, 1 यूनिट काम करती होगी रानी। तो अगर 1 यूनिट काम करती है रानी एक दिन में, सॉरी रानी नहीं, रीना, रीना एक दिन में करती है, तो फिर 24 यूनिट काम कितने दिन में होगा, तो आप बताएंगे 24 ही दिन में होगा। कितने दिन में होगा, 24 दिन में ही होगा। यही क्या हो गया, राइट आंसर 24 ऑप्शन में है। आप बताएंगे बिल्कुल डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है भाई, तो अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 31 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 7% की हानि होती है। जब वह उसी वस्तु को 35 रुपए में बेचता है तो उसे होने वाला प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो एक बात समझिएगा, लाभ और हानि हमेशा किस पर होती है, तो आप बताएंगे लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। किस पर होती है, क्रय मूल्य पर। तो इसमें क्रय मूल्य दिया गया है, आप बताएंगे नहीं। इसमें कह रहा है एक वस्तु को जब 31 रुपए में बेचा है तो उसे हानि हो गई है 7% की, यानी कि ये 7% हानि का विक्रय मूल्य दिया है। यानी कि ये क्या दिया गया है, 7% हानि का विक्रय मूल्य दिया गया है। तो आपने कहा अगर कोई वस्तु 100 की है और वह 7% की हानि पर बेची गई है, तो वो कितने में बेची गई होगी, तो आप बताएंगे बेची गई होगी फिर 93% में। कितने में, 93% में। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा इसका क्रय मूल्य। तो इसका मतलब 93% बराबर दिया गया है 31। तो इसका मतलब क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 100% बराबर, तभी तो क्रय मूल्य बनेगा। तो जिस परसेंट के बराबर दिया होता है उससे क्या करते हैं, उससे करते हैं भाग। तो 31 में भाग दे दो कितने से, 93 से, और जो आए उसमें क्या करना है, उसमें गुणा कर देना है 100 से। तो हमें क्रय मूल्य पता लग जाएगा। तो देखो क्रय मूल्य कितना बना, तो आप बताएंगे 31 तिया 93, यानी कि क्रय मूल्य बना 100/3। इसे ऐसे ही रखो, ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि ये 100 से पूरा जो 100 है वो 3 से पूरा पूरा कटेगा नहीं। अगर दशमलव के अंक छूट जाएंगे तो आंसर की गणना में उतनी ही गलती आ जाएगी। तो मैंने मान लिया कि क्रय मूल्य क्या है, तो आप बताएंगे उसका क्रय मूल्य है 100/3 रुपए। अब उस वस्तु को बेचा गया 35 रुपए में, तो होने वाला प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। लाभ क्या होता है,
लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य है 35 रुपया, क्रय मूल्य क्या है 100/3। तो लाभ कितने का हुआ होगा, तो 3 एलसीएम ले लो, 3 एलसीएम ले लोगे तो ये हो गया 5 तिया 15, 3 तिया 9 और एक हो गया 10/3 है ना, बटे क्या रहेगा 3 बटे हो गया 3। तो इसका मतलब लाभ क्या है, आप बताएंगे 5/3 है। लाभ क्या है 5/3 रुपए है, 5/3 रुपए। क्या हमसे लाभ पूछा है, नहीं, हमसे पूछा लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है भाई, तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ प्रतिशत होता है लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो मैंने कहा लाभ प्रतिशत बराबर होगा, लाभ कितने का है, लाभ है 5/3 का, है कितने पर, तो आप बताएंगे है तो 100/3 पर, है ना। परसेंटेज में बताना है तो इंटू 100। देखो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5/3 और इस संख्या को पलट देते हैं तो ये हो जाएगी संख्या कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3/100। परसेंटेज का परसेंटेज है, जो भाग की संख्या होती है अगर हम इसे गुणे में लिखते हैं तो संख्या पलट जाएगी, तो 100 कहाँ जाएगा नीचे, 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर। बस इसी को सॉल्व कर लो, तो 3 से 3 कट गया, 100 से 100 निमट गया, बच क्या गया 5। तो इसका मतलब कितने परसेंट का लाभ होगा, 5% का लाभ होगा। लाभ कितने का होगा 5% का। तो राइट आंसर हो गया आपका डी। राइट आंसर क्या रहा डी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं समापन की ओर और इस सीरीज का रहा ये लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्या है, राहुल ने 25% की छूट पर एक स्वेटर खरीदा और 200 रुपए की बचत की। छूट दिए जाने से पहले स्वेटर का मूल्य कितना था। तो देखो उसने छूट कितने की दी है, छूट दी है 25% की, जिसकी वजह से कितने रुपए छूट गए, तो आप बताएंगे 200 की बचत हो गई। तो इसका मतलब जो 25% है वो बराबर रहा होगा किसके, 200 रुपए के, तभी तो 200 रुपए छूट गए या 200 रुपए उसके बच गए। कह रहा है तो बताओ छूट दिए जाने से पहले स्वेटर कितने का था, तो स्वेटर हमेशा 100% का होता है ना, यानी कि हमें जो प्रारंभिक वैल्यू निकालनी होती है वो हमेशा 100% होती है। तो आप बताएंगे जिसके बराबर दिया होता है उससे क्या करते हैं, भाग जो निकालना होता है उससे करते हैं गुणा। तो इससे ये हल हो गया 25 अट्ठे 200, 8 का 100 में गुणा हुआ कितना आ गया 800 रुपए। 800 रुपए हो गया आपका राइट आंसर। कौन सा है सी। तो राइट आंसर कौन सा हो गया आपका सी। तो ये थे आज की श्रृंखला के कुछ प्रश्न जिस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया है। मेरी ऐसी अपेक्षा है कि आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे, ठीक है। आप भी इस पर रिप्लाई करिएगा, अगर समझ में आ रहे हैं तो क्लास को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और वीडियो पर कमेंट करिएगा और वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली किसी श्रृंखला में कुछ नए प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।